इस वीडियो में एसबीआई मल्टी कैप फंड का एनएफओ जो आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये फंड से क्या रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एसबीआई का जो ऑलरेडी सेम फंड मैनेजर का जो ब्लू चिप फंड लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है, जिसका फंड मैनेजर सेम लोग है जो ये मल्टी कैप फंड को हैंडल करेगा। उस संदर्भ में उस रिलेशनशिप के तहत हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। इस फंड का एसेट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसे रहने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए ये सूटेबल है कि नहीं, एसआईपी या लमसम, कौन सा रूट से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए कि नहीं, ये एनएफओ में पूरी जानकारी रहेगा वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो देखिए, एसबीआई मल्टी कैप फंड है, नाम से ही पता चलता है यहां पे मिनिमम 25% एलोकेशन ईच रहने वाला है लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में। बाद बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर के हाथ में है, वो कोई भी कैप में लगा सकता है बेस्ड ऑन मार्केट सिचुएशन। तो इस फंड का जो फंड मैनेजर रहने वाला है मिस्टर श्रीनिवासन, जॉइंटली और एक फंड मैनेजर है लेकिन मेनली मिस्टर श्रीनिवासन रहने वाले हैं। तो उस जो फंड मैनेजर है वो कौन कौन सा फंड मैनेज करते हैं प्रेजेंटली, आप जान के हैरान हो जाएंगे। उसके हाथ में एसबीआई का जो दिग्गज फंड है, जैसे कि आप जानते हैं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये सब फंड को ये फंड मैनेजर मिस्टर श्रीनिवासन हैंडल करता है। तो देखिए, एसबीआई मल्टी कैप फंड है तो उसमें अगर हम एनालिसिस करेंगे लार्ज कैप और स्मॉल कैप में, से फॉर एग्जांपल एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो ये फंड मैनेजर खुद हैंडल करता है, उसका अगर आप सीएजीआर रिटर्न देखेंगे, रेगुलर फंड का 10 इयर्स का डेटा मौजूद है, 10 इयर्स में 25% सीएजीआर रिटर्न निकाल के दिया है सालाना। आप समझ सकते हैं कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा अगर आपका मनी 25% हिसाब से सालाना कंपाउंड ग्रो करता है। तो सिमिलरली डायरेक्ट प्लान का जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है उसका 7 साल या 5 साल का अगर सीएजीआर देखेंगे तो 20% 21% से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा किस्म का फंड मैनेजर है जो फंड मैनेज कर रहे हैं। सिमिलरली ये फंड मैनेजर लार्ज कैप फंड भी हैंडल करते हैं, जैसे कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। ये फंड अपना जो लार्ज कैप कैटेगरी है, फोकस्ड कैटेगरी है, उसमें वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट फंड है। उसका अगर आप देखेंगे सीएजीआर लॉन्ग टर्म में 18% से ज्यादा रिटर्न आप लोगों को निकाल के दे रहा है, 16 to 18%। और ये नेचुरल है कि सेम फंड मैनेजर, उसके पास अगर ऑलरेडी एक अगर लार्ज कैप फंड है जिसको वो मैनेज कर रहा है और उसके पास ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड है जिसको वो मैनेज कर रहा है, वही अगर मल्टी कैप फंड एक मैनेज करने वाला होगा तो वो लार्ज कैप से कुछ स्टॉक सिमिलर लेगा, जो फंड में से स्मॉल कैप से सिमिलर स्टॉक ही उठाएगा ना, क्योंकि वो सेमी पर्सन मैनेज कर रहा है, एसबीआई है, मतलब सेमी फंड हाउस है, तो रिसर्च एनालिस्ट वगैरह सेम ही रहने वाला है। तो फंड का जो ओवरलैप, स्टॉक का ओवरलैप, ये सब जो 2 स्टॉक में बताया जिसको वो मैनेज कर रहा है, वो होने का चांसेस तो है, प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये जो 2 फंड है इसका परफॉर्मेंस पहले एनालिसिस कर लिया ताकि आप लोगों को एक धारणा मिल सके। इसमें जो 2 अहम पैरामीटर होता है, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। अगर आप 1 साल के अंदर 10% से ज्यादा यूनिट को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। अगर आप 1 साल के बाद कोई भी रिडेम्पशन करते हैं तो उसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो क्या होने वाला है, इसको लेके कंफ्यूजन रहता है, प्लीज आप क्लियर हो जाइए। जब एक फंड एनएफओ लाता है तब वो लोग एक्सपेंस रेशियो को डिक्लेयर नहीं करता है। फंड पहले लिस्ट होता है एनएफओ पीरियड के बाद, उसके बाद मतलब फंड का कितना साइज होता है, बेस्ड ऑन दैट आपका एएमसी डिसाइड करता है कि कितना एक्सपेंस रेशियो होगा और तब वो पब्लिकली बोला जाता है। तो ये फंड पहले लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो एग्जैक्ट कितना होगा ये आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट प्लान में यूजुअली एसबीआई का अदर प्लान को अगर देखेंगे इक्विटी बेस्ड तो 1% से कम रहने का ही गुंजाइश है, बट ये धारणा है, क्या एग्जैक्ट होगा वो लिस्ट होने के बाद ही आप लोगों को मालूम पड़ेगा, मैं तब आप लोगों को बोल भी दूंगा। अब देखिए, मल्टी कैप फंड है तो इसमें सेबी का गाइडलाइन अनुसार मैंडेटरी
25% लार्ज कैप में जाएगा, मैंडेटरी 25% मिड कैप स्टॉक में एलोकेट रहेगा और 25% स्मॉल कैप में एलोकेट रहेगा। ये मैंडेटरी रहना ही रहना है। तो आप एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमेशा आपके पोर्टफोलियो में 25% स्मॉल कैप और 25% मिड कैप का एलोकेशन रहेगा ही रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप लोग थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर है या फिर मॉडरेट इन्वेस्टर है तो ही आप यहां पे जाइए। अगर आप लोग बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो यहां पे आपका 50% के आसपास आपका मिड एंड स्मॉल कैप में एलोकेशन रहेगा, तो शायद आपके लिए रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर आप सुपर कंजर्वेटिव कैटेगरी में आते हैं। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो जरूर इस फंड को देख सकते हैं। थोड़ा सा और डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये फंड का जो एनएफओ पीरियड है वो 14 फरवरी से स्टार्ट है और 28 फरवरी तक चलेगा। रिटर्न के ऊपर और थोड़ा सा डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। एज पर एसबीआई का वेबसाइट में भी ये दिया गया है। मान लेते हैं एक बंदा आपका 2013 में एसबीआई ब्लू चिप फंड में 50%, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में 25% और आपका एसबीआई स्मॉल कैप में 25% पैसा एलोकेट करके टोटल 1 लाख का निवेश करता। मतलब यही तो मल्टी कैप में होने वाला है। आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रहने वाला है। तो इतना रेशियो में अगर आप कोई बंदा निवेश करता 2013 में सेम ये सब फंड में जो एसबीआई का है और इसमें से एक दो फंड आपका मिस्टर श्रीनिवासन द्वारा मैनेज किया हुआ भी फंड है, तो उसका अगर रिटर्न आप देखेंगे अभी उसके वैल्यू 5 लाख के ऊपर हो जाता और सीएजीआर अगर आप ईयरली रिटर्न देखेंगे वो 20% से ऊपर रहता। तो इस हिसाब से ये एक पास्ट डेटा है जिसको आप बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मल्टी कैप चॉइस करना इस फंड हाउस के साथ एक अच्छा बेट बनता है, क्योंकि एसबीआई का स्मॉल कैप फंड बोलिए या फिर जो मैं ब्लू चिप और फोकस्ड इक्विटी वाला फंड बोला हूं, लार्ज कैप सेक्टर में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। अब देखिए वो सब फंड अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो ये फंड भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसका तो गारंटी कोई नहीं होता है। लेकिन एक धारणा, एक प्रोबेबिलिटी लेके चलना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देखा है। तो एक अगर प्रोबेबिलिटी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक भरोसा मिलता है कि हाँ भाई सेम फंड मैनेजर है जिसके पास एक्सपीरियंस है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इसको चलाने का, तो सिमिलर इफेक्ट रह सकता है, सिमिलर रिटर्न या परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं मल्टी कैप फंड में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, और स्पेशली ये एसबीआई मल्टी कैप फंड में एनएफओ में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आप मल्टी कैप फंड लेते हैं जिसमें तीनों ही सेक्टर मौजूद है तो ये तीनों का जो एवरेज इफेक्ट मिलता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी गिरने के पता है जब मार्केट डाउन टर्न में जाएगा तब आप देखेंगे शायद जो स्मॉल कैप फंड जो इतना गिर रहा है ये फंड उससे कम गिरने वाला है, और लार्ज कैप फंड जितना गिरा है उससे ज्यादा गिर सकता है मल्टी कैप फंड, क्योंकि मिड कैप और आपका स्मॉल कैप का एलोकेशन इसमें है। ये अमूमन हो सकता है, तो इस फैक्टर को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाजार जब ऊपर के तरफ जाएगा ठीक इसका रिवर्स होने वाला है, यानी मल्टी कैप फंड तब लार्ज कैप फंड को आउट परफॉर्म करता है और स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप फंड को अंडर परफॉर्म करता है जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं कि इसमें निवेश करना है कि नहीं। तो देखिए फंड वाइज, फंड मैनेजर वाइज फंड का जो अगर एएमसी नाम बोलिए उस हिसाब से तो कोई डाउट नहीं है कि अच्छा है, लेकिन आज के दिन में प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी ये एनएफओ में अभी इतना ज्यादा जानकारी आ गया है और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं। तो देखा गया है पास्ट में जो आईसीआईसीआई का एनएफओ आया था, डिफरेंट कोटक मल्टी कैप का आया था, थोड़ा सा ऐसा देखा गया है कि आपका जो टोटल साइज हो जाता है एएमसी का, एकदम स्टार्टिंग में फंड का जो एयूएम साइज हो जाता है वो बहुत ही बिग हो जाता है, कभी कभी तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। मुझे याद है एसबीआई का बैलेंस्ड इक्विटी फंड का जो आया था रिसेंटली, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, उसमें भी 10,000 करोड़ से ज्यादा आपका एनएफओ पीरियड में ही उसका एयूएम साइज हो गया था, क्योंकि लोग जमकर उसमें इन्वेस्ट किए थे एनएफओ पीरियड में।
तो इसीलिए ये एक आपका मतलब क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में नहीं बोलूंगा, मतलब ये अच्छा बात है कि एएमसी में लोग पैसा दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा बुरा भी है कि फंड का साइज इतना बड़ा हो रहा है एनएफओ पीरियड में ही, एकदम चाइल्डहुड में ही इतना बिग एयूएम साइज हो जा रहा है, 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ ऐसा फंड साइज लेके वो लोग शुरुआती कर रहा है। तो 1 2 3 साल बाद तो उसका जो वॉल्यूम है और भी बढ़ जाएगा, और तब फंड को कहीं ना कहीं आ जाता है, कुछ कुछ फंड में आ जाता है कि परफॉर्मेंस इशू आ जाता है, क्योंकि वो बड़ा हाथी बन जाता है। तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर है। इसको छोड़ के ये तो देखिए कितना एनएफओ में आने वाला है, इनफ्लोज उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको छोड़ के और कोई कंसर्न नहीं है। फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, फंड मैनेजर के पास एक्सपीरियंस है, एसबीआई का पेडिग्री है, उन लोगों के पास जो रिसर्च एनालिस्ट रहता है वो बहुत उम्दा किस्म के रहते हैं, तो सब कुछ ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो मेरे एक सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा ही अमाउंट निवेश कीजिए। लमसम के लिए 5,000 मिनिमम है और एसआईपी के लिए 500 रुपीज मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है एनएफओ के तहत। तो आप लोग मतलब मिनिमम ही अमाउंट अप्लाई कीजिए, या 10,000 रुपए अप्लाई कीजिए, मतलब छोटा अमाउंट अप्लाई कीजिए बेस्ड ऑन योर फंड। आप देख सकते हैं छोटा अमाउंट निवेश कीजिए, उसके बाद इसको लिस्ट होने दीजिए, इसका पोर्टफोलियो एक बार रिलीज होने दीजिए, उसके बाद और एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड मौजूद है वो लोग मल्टी कैप फंड को फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं, ऑलरेडी अगर फ्लेक्सी कैप फंड है तो, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड भी कहीं ना कहीं ऐसा ही मतलब रखता है कि एलोकेशन 25% नहीं रखता है स्मॉल कैप और मिड कैप में, लेकिन उसके आसपास रखते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास ऑलरेडी 1-2 फ्लेक्सी कैप फंड है तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, मतलब मैंडेटरी तब नहीं है कि मुझे कूद के लेना ही है मल्टी कैप फंड एसबीआई का, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो कैटेगरी का फंड मौजूद है, ज्यादा ओवरलैप करने का उतना जरूरी नहीं है। और आप लोग अगर कोर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2020 के लिए बेस्ट 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड और 5 डेब्ट फंड के ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।